इसके अलावा लिन यूयू और बाकी लोगों की भी अपनी पढ़ाई और जिंदगी है और वे सभी कॉलेज जा रहे हैं। अगले कुछ सालों में दोनों पक्षों का साथ रहने की बजाय अलग रहना ज्यादा तय है। हमें अभी भी जल्द से जल्द मजबूत होना है। वांग यी को तुरंत ही अपनी ताकत बढ़ानी थी। भले ही अपने लिए नहीं, चेन यान और बाकियों के लिए उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी थी। अगर हम एक बुद्धिमान लड़ाकू विमान खरीद सकें तो आना जाना ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। अगले दिन सुबह, बेटा बाहर सावधान रहना, अपना ख्याल रखें। वांग यी ने अपना सामान पैक किया और तैयार हो गया। बेहद चुस्त दुरुस्त ग्रे काले रंग की लड़ाकू वर्दी वांग यी को और भी वीर और ईमानदार बना रही थी। उसकी पीठ में 2 तलवारें लगी थी और वह एक लड़ाकू बैग लिए हुए था। वह पूरी तरह से हथियारों से लैस था और उसका स्वभाव अदृश्य रूप से कठोर और ठंडा था। अपने परिवार की निगरानी में उन्होंने जियांगन बेस सिटी की यात्रा शुरू की। लिन यूयू और अन्य लोग मूल रूप से उसे विदा करने आना चाहते थे, लेकिन वांग यी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। लेकिन जब वांग यी योद्धा समुदाय से बाहर निकला और उसने देखा कि वह दुबली पतली आकृति दरवाजे के बाहर न जाने कब से खड़ी है, तो वह अभी भी दंग रह गया। जियाओयान, जियांगन बेस सिटी एक्सट्रीम क्लब, पहली मंजिल लॉबी। वांग यी, मैं तुम्हें तुम्हारा परिचय कराता हूँ। यह स्टॉर्म स्क्वाड है, हमारे जियांगन बेस सिटी का एक जाना माना कुलीन योद्धा दल। जियांगन जनरल हॉल के 4 दिग्गजों में से एक, झू गेताओ ने मुस्कुराते हुए कहा। वांग यी के सामने 5 पूर्णतः सशस्त्र और शक्तिशाली योद्धा बैठे थे, सभी पुरुष। यह कप्तान जियांग फैंग है। पांचों में सबसे लंबा 30 साल का एक आदमी, जिसके गाल के बाईं ओर एक निशान था और जो पीले रंग की लड़ाकू वर्दी पहने हुए था, हल्का सा मुस्कुराया। वांग यी, मैंने निर्देशक झूगे से सुना है कि आप हमारे जियांगन बेस सिटी में एक दुर्लभ प्रतिभा हैं। आज आपको देखकर मैं समझ सकता हूं कि आप वास्तव में एक युवा प्रतिभा हैं। आपको देखकर मुझे बूढ़ा होने का एहसास हो रहा है। नमस्ते भाई जियांग, वांग यी ने विनम्रता से कहा। मैं अभी जवान हूं और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। वांग यी को इतना विनम्र और इतना अच्छा रवैया देखकर स्टॉर्म टीम के 5 सदस्यों को उनके बारे में बेहतर धारणा बनी। मूल रूप से जब स्टॉर्म टीम के कप्तान को जियांगन क्लब द्वारा यह कार्य सौंपा गया था, तो वह अनिच्छुक थे क्योंकि उन्होंने कई प्रतिभाशाली लोगों को देखा था, जिनमें से अधिकांश अभिमानी और सिखाने में कठिन थे। वह एक दाई के रूप में ऐसा कृतघ्न काम करने के लिए तैयार नहीं थे। वर्षों से जंगल में भटक रहे ये योद्धा सभी अनुभवी और बहादुर हैं और खून से लथपथ हैं। वे आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेंगे, लेकिन अगर वे दिल से पहचाने जाना चाहते हैं, तो सिर्फ पद और शक्ति ही काफी नहीं है। खासकर तब जब मैंने सुना कि इस बार दूसरा पक्ष एक युवा व्यक्ति था जिसने अभी अभी स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। लेकिन वह एक्सट्रीम जिम के मिशन को अस्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अनिच्छा से इसे स्वीकार करना पड़ा। लेकिन अब वांग यी के व्यक्तित्व को देखते हुए ऐसा लगता है कि उनके साथ घुलना मिलना आसान है। वांग यी के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद स्टॉर्म टीम के सदस्यों ने एक दूसरे को देखा और चुपके से सिर हिलाया। यह देखकर कि सब कुछ लगभग पूरा हो चुका है, जुगेताओ मुस्कुराए और खड़े हो गए। सब लोग, इस बार मैं वांग यी को आपकी देखभाल में छोड़ रहा हूं। कैप्टन जियांग फैंग ने गंभीरता से कहा, चिंता मत करो निर्देशक झुगे। इस बार हम केवल कुछ कम जोखिम वाले जंगली कस्बों में जा रहे हैं। जब तक हमारा सामना उच्च स्तरीय जानवरों या सामान्य स्तर के राक्षसों या बड़े पैमाने पर जानवरों के झुंड से नहीं होता, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। जियांग फैंग की टीम अभी भी बहुत शक्तिशाली है। सभी सदस्य जनरल स्तर के हैं और कप्तान जियांग फैंग एक जाने माने वरिष्ठ जनरल स्तर के योद्धा हैं। उन्होंने एक से ज्यादा बार अकेले ही उच्च स्तरीय जानवरों और जनरल स्तर के राक्षसों का शिकार किया है। वे जियांगन बेस सिटी के योद्धा वर्ग में भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं। यही कारण है कि जुगेताओ ने स्टॉर्म स्क्वाड को चुना। जियांग फैंग की टीम को जो करना है वह बहुत सरल है, यानी नए लोगों को प्रशिक्षित करना। और यह नवागंतुक निस्संदेह वांग यी है। जियांग फैंग ने वांग यी की ओर देखा और मन ही मन सोचा, यह तथ्य कि उन्होंने हमारी विशिष्ट टीम को एक नए खिलाड़ी को प्रशिक्षित करने के लिए आमंत्रित किया है, यह दर्शाता है कि इस नए खिलाड़ी को एक्सट्रीम क्लब द्वारा अत्यधिक महत्व दिया जाता है। वर्तमान में मुख्यालय में केवल कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित कर्मियों को ही पता है कि वांग यी को जियांगन जनरल हॉल द्वारा कुलीन प्रशिक्षण शिविर के लिए अनुशंसित किया गया था, इसलिए जियांग फैंग और अन्य लोग भी नहीं जानते कि वांग यी कितने प्रतिभाशाली हैं। झूगेताओ ने जियांग फैंग और अन्य लोगों को यह बात नहीं बताई। ठीक है, अब समय हो गया है, चलो चलें। जियांग फैंग ने अपनी घड़ी देखी और खड़ा हो गया। वांग यी, क्या तुम्हें कुछ और तैयार करना है? बाकी 4 लोगों ने भी वांग यी की तरफ देखा। अब और नहीं, भाई जियांग। वांग यी भी खड़ा हो गया। ठीक है, चलो चलें। जियांग फैंग ने रुककर कहा, अब से तुम मुझे सिर्फ कैप्टन कह सकते हो। हाँ, कैप्टन। वांग यी ने अपना स्वर बदला। हालांकि जियांग फैंग उसके जितना मजबूत नहीं है, वांग यी की मानसिक शक्ति अब एक प्राथमिक युद्ध देवता को भी आसानी से मारने के लिए पर्याप्त है, लेकिन आखिरकार दूसरा पक्ष उसे प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त दयालु है, इसलिए वांग यी कृतघ्न नहीं हो सकता है और उसे विनम्र होना होगा। हाँ, जियांग फैंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, अपना हाथ लहराया और स्टॉर्म स्क्वाड, वांग यी और अन्य 4 अपने सभी उपकरणों के साथ एक्सट्रीम क्लब के गेट से एक साथ बाहर निकले और जल्दी से निकल पड़े। वे एक सैन्य ऑफ रोड वाहन में सवार हुए, जिस पर एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल का लोगो छपा हुआ था। कार के अंदर वांग यी, हम बस से रेलवे स्टेशन जाएंगे और फिर बेस सिटी से वाइल्डनेस मिलिट्री बेस तक ट्रेन से जाएंगे, कैप्टन जियांग फैंग ने निर्देश दिया। यह तुम्हारा जंगल में पहला अनुभव है, इसलिए सावधान रहना। वहां सिर्फ राक्षस ही नहीं, बल्कि लोग भी हैं। हाँ, मैं समझ गया कैप्टन। वांग यी के दिल में ठंडक महसूस हुई। जंगल खतरों से भरा है।
राक्षसों के अलावा इंसानों से भी खतरा है जो कभी भी आ सकते हैं। आखिर जंगल में कोई कानून तो था नहीं। योद्धाओं के बीच अलग अलग कारणों से लड़ाई होना आम बात थी और यह बात सभी जानते थे। जियांगन बेस सिटी से सैकड़ों मील पश्चिम में एक सैन्य जिला चौकी है। एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ एक रेलगाड़ी धीरे धीरे सैन्य स्टेशन पर रुकी और फिर योद्धा 3 या 2 के समूहों में बाहर निकले। वांग यी, योद्धा आपूर्ति आधार आगे है। वांग यी ने अपना सिर उठाया और अपने सामने एक लंबा लोहे का टॉवर स्पष्ट रूप से देखा जो लगभग 50 या 60 मीटर ऊंचा था। टीम के एक अन्य सदस्य झाओ वेई ने डेक जताते हुए कहा, दुनिया भर के हर सैन्य क्षेत्र ने एक विशेष क्षेत्र निर्धारित किया है और इस तरह का एक टावर बनाया है। हम योद्धा यहाँ पुनः आपूर्ति कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। यह जंगल में हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम करता है जो हमारे घर पहुंचने के रास्ते को रोशन करता है। वांग यी ने सिर हिलाया और स्टॉर्म टीम के 5 सदस्यों के साथ योद्धा आपूर्ति बेस में चला गया। रास्ते में उन्होंने बहुत कुछ सीखा और कई ऐसी चीजें देखी जो उन्होंने शांतिपूर्ण आधार शहर में पहले कभी नहीं देखी थी। योद्धा आपूर्ति बेस के अंदर शांत 3 मंजिला इमारतें हैं जिनमें से एक D3 इमारत है। ठीक है, चलो यहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं और आज रात 8 बजे अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। कैप्टन जियांग फैंग ने भारी ढाल और हथौड़े को जमीन पर रख दिया जिससे हल्की कंपन सी आवाज आई। उसने गर्दन घुमाई और बगल में खड़े टीम के सदस्य की तरफ देखकर मुस्कुराया। वैसे वांग यी, क्या आप 2 तलवारों का इस्तेमाल कर रहे हैं? टीम के सदस्य लियू जुनई ने उत्सुकता से वांग यी की पीठ पर लगी 2 तलवारों को देखा। हाँ, वांग यी ने सामरिक बैग जमीन पर पटक दिया, फिर म्यान से जुड़े विशेष पट्टे के बगल को खोला और उसे हल्के से दबाया। हल्की सी आवाज के साथ उसका शरीर हल्का हो गया और सैकड़ों किलो वजन वाली 2 तलवारें उसकी पीठ से गिरकर वांग यी के हाथ में आ गईं। वाह, झाओ वेई की आंखें चमक उठी जब उसने वांग यी के हाथों में 2 तलवारें देखी। दोनों फारसी कटार की तरह गड़ी हुई थी और हर एक को खूबसूरती से सुव्यवस्थित किया गया था। फ्लोइंग ब्लेड A6 मॉडल, पूरी कीमत 25 मिलियन। तुमने सच में 2 खरीदी? जब दूसरे कमरों में बैठे लोगों ने झाओ वेई की आवाज सुनी तो वे सब एक साथ उस ओर देखने लगे। यद्यपि उन्होंने पहले भी वांग यी को 2 तलवारें ले जाते देखा था, लेकिन उन्होंने उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि वे अधिक से अधिक साधारण योद्धा स्तर के हथियार या अधिक से अधिक प्राथमिक सामान्य स्तर के हथियार हैं। अप्रत्याशित रूप से यह 25 मिलियन मूल्य का महंगा A6 मॉडल फ्लोइंग फायर ब्लेड निकला। यह एक ऐसा हथियार है जो आमतौर पर सामान्य स्तर के स्वामी द्वारा उपयोग किया जाता है। दोनों को मिलाकर 50 मिलियन होते हैं। कैप्टन जियांग फैंग सहित सभी लोग वहां एकत्रित हो गए। झाओ वेई ने एक बहती हुई अग्नि ब्लेड भी उठा ली जिसे वांग यी ने जमीन पर गिरा दिया था। तो उसका असामान्य भारीपन महसूस करके वह थोड़ा चौंका। यह वाकई एक A6 बहती हुई अग्नि ब्लेड है। विभिन्न शक्तियों वाले योद्धाओं के लिए जितनी अधिक शक्ति होगी, हथियारों में उतनी ही अधिक सामग्री का उपयोग किया जाएगा, वे उतने ही अधिक कीमती होंगे तथा उतने ही अधिक भारी होंगे। सामान्य स्तर पर योद्धाओं की शारीरिक शक्ति दसियों हजार किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। जब तक यह उनकी शक्ति को प्रभावित नहीं करता, तब तक हथियारों का वजन सैकड़ों किलोग्राम होना आम बात है। कैप्टन जियांग फैंग के पास जो ढाल और हथौड़ा था उसका कुल वजन संभवतः 700 से 800 किलोग्राम से अधिक था। वांग यी का A6 मॉडल फ्लोइंग फायर ब्लेड बेहद तेज है और उच्च स्तरीय जानवरों से लेकर सामान्य स्तर के राक्षसों के शरीर को आसानी से चीर सकता है। इसका वजन 200 किलोग्राम से भी ज्यादा है। एक योद्धा के लिए जिसने अभी अभी अर्धयोद्धा मूल्यांकन पास किया है, वह इसे आसानी से चला सकता है। बेशक इसे पूरी तरह से निभा पाना एक और बात है। मुझे देखने दो। हे भगवान, यह वास्तव में A6 फ्लोइंग फायर ब्लेड है। छूट के साथ भी यह अभी भी करोड़ों में है ना? वांग यी, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। स्टॉर्म टीम में सभी लोग आश्चर्यचकित थे। झाओ वेई ने चाकू की मूठ पकड़ी और उसे धीरे से खींचा। एक स्पष्ट आवाज के साथ चाकू म्यान से बाहर आ गया। एक रक्तलाल रोशनी जल उठी जिसने तुरंत पूरे बैठक कक्ष को रोशन कर दिया। यह तलवार लगभग 1 मीटर लंबी है और इसका ब्लेड बड़ा अर्धचंद्राकार है। ब्लेड अन्य तलवारों की तुलना में संकरा है, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ा। बीच में एक रक्त रेखा है। इसका हैंडल बड़ा या गोलाकार नहीं है, बल्कि समकोण पर नीचे की ओर मुड़ा हुआ है और गार्ड भी क्रॉस के आकार का है। तलवार की धार से एक ठंडी रोशनी चमक रही थी जो किसी के भी चेहरे के बालों को आसानी से रोशन कर सकती थी। धार से एक अदृश्य ठंडी और बुरी आभा निकल रही थी। जियांग फैंग थोड़ा हैरान हुआ, आपने वास्तव में 2 फ्लोइंग फायर सेबर खरीदे हैं। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल ने आपको कितनी स्टार्टअप पूंजी दी? आप जानते हैं, एक साधारण योद्धा को एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल में शामिल होने के लिए उसे केवल 10 लाख की शुरुआती पूंजी और एक विला की आवश्यकता होती है। कुछ विशेष रूप से भर्ती किए गए उच्च क्षमता वाले योद्धाओं की शुरुआती पूंजी सामान्य योद्धाओं की तुलना में अधिक हो सकती है, लेकिन एक अंतिम सीमा भी है। जियांग फैंग के अनुमान के अनुसार अधिकतम राशि 10 से 20 मिलियन है। लेकिन वांग यी की 2 तलवारों की संयुक्त कीमत 30 मिलियन से अधिक आंकी गई है। जियांग फैंग को आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि वांग यी के पास कितनी स्टार्टअप पूंजी है। चीट खरीदने के लिए मुफ्त कोटा और शुरुआती पूंजी 2 अलग अलग चीजें हैं। मुफ्त कोटा का इस्तेमाल सिर्फ चीट खरीदने के लिए किया जा सकता है, चीट के अलावा किसी और चीज को खरीदने के लिए नहीं। स्टार्टअप पूंजी का उपयोग कुछ भी खरीदने के लिए किया जा सकता है। वांग यी ने कहा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 मिलियन। उन्होंने वास्तव में यह नहीं सोचा था कि यह बहुत ज्यादा है। आखिरकार वह अभिजात वर्ग के प्रशिक्षण शिविर का सदस्य थे। और जैसे जैसे उसका प्रदर्शन अधिक से अधिक बुरा होता जाएगा, अनुबंध की शर्तें बदल जाएंगी, ठीक मूल उपन्यास में लुओ फैंग की तरह।
100 मिलियन। क्या यह सच है? टीम स्टॉर्म के सभी सदस्य हैरान रह गए, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यद्यपि वे सभी सामान्य स्तर के योद्धा हैं, लेकिन एक वर्ष तक जंगल क्षेत्र में कड़ी मेहनत करने के बाद यदि वे करोड़ों रुपए कमा सके तो यह काफी अच्छा होगा। अगर आप बेहद भाग्यशाली हैं और आपको कुछ बेहद कीमती और बहुमूल्य राक्षस सामग्री मिल जाती है, तो आप राक्षसों का शिकार करके खूब पैसा कमा सकते हैं। उस समय आपकी सालाना आय 10 करोड़ डॉलर हो सकती है। सामान्यतः संभवतः पूरी टीम का सबसे मजबूत कप्तान जियांग फैंग ही प्रति वर्ष करोड़ों कमा सकता था, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपनी जान भी जोखिम में डाली। वांग यी की तुलना में, जिन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्हें एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल में शामिल होने के लिए 100 मिलियन युआन की स्टार्टअप पूंजी दी गई, यह एक बहुत बड़ा अंतर है। अरे बच्चे, तुमने एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के साथ किस तरह का अनुबंध किया है? शुरुआती पूंजी 100 मिलियन है। टीम के सदस्य ली हाओ ने आश्चर्य से कहा। वांग यी केवल मुस्कुराए और कुछ नहीं बताया। कैप्टन जियांग फैंग ने भी वांग यी को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। तुम वाकई बहुत प्रभावशाली हो, बच्चे। बताओ, तुम्हारी शारीरिक फिटनेस कितनी अच्छी है? संभवतः एक शुरुआती योद्धा के शारीरिक फिटनेस स्तर के बारे में। वांग यी ने पलकें झपकाईं, झिझका और अंततः उन्हें अपनी वास्तविक शारीरिक स्थिति नहीं बताई। हालांकि यह स्टॉर्म टीम को चौंकाने के लिए पर्याप्त था। आपको यह जानना होगा कि वांग यी केवल 18 वर्ष का है और एक छात्र है जिसने अभी-अभी हाई स्कूल से स्नातक किया है, लेकिन वास्तव में उसकी शारीरिक फिटनेस एक जूनियर जनरल के बराबर है। उन्हें संदेह नहीं था कि वांग यी उन्हें धोखा दे रहा है, क्योंकि युद्ध के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। शुरुआती जनरल स्तर। झाओ वेई का चेहरा तमतमा गया और उसने वांग यी को ऐसे देखा जैसे वो कोई राक्षस हो। तुम तो वाकई संकी हो, सिर्फ 18 साल की उम्र में ही जनरल स्तर के हो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मैं मार्शल आर्ट्स स्कूल का सीनियर छात्र भी नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल आपको एक खजाने की तरह मानता है। जैसी कि उम्मीद थी, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति तो प्रतिभाशाली ही होता है। तीखा। वांग यी की शारीरिक फिटनेस के बारे में जानने के बाद स्टॉर्म टीम का उसके प्रति रवैया अचानक बदल गया। आखिरकार वांग यी की राक्षसी योग्यता और उम्र के साथ उसके लिए युद्ध का देवता बनना आसान होगा। युद्ध का देवता लगभग सभी योद्धाओं का सपना है और अधिकांश योद्धाओं का गंतव्य भी है। एक बेस शहर में कितने युद्ध देवता होते हैं? हर एक बड़ा नाम होता है। और वांग यी में युद्ध का देवता बनने की योग्यता है। और वे भविष्य के युद्ध के देवता के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हा हा हा। कैप्टन जियांग फैंग खुशी से हंसे। वांग यी, तुमने वास्तव में हमसे यह बात छिपाई थी। तुम पहले से ही एक जनरल हो, लेकिन तुमने हमें नहीं बताया। अब हमारा स्टॉर्म दस्ता एक बार फिर जनरल स्तर के योद्धाओं की एक टीम है। लिविंग रूम में बैठे बाकी सभी लोग हंस पड़े, है ना? कैप्टन जियांग फैंग की आंखें चमक उठीं। शुरू में मैं वांग यी को सैन्य क्षेत्र के पास के कुछ साधारण कस्बों में अभ्यास के लिए ले जाने की योजना बना रहा था। हालांकि चूंकि वांग यी पहले से ही एक जनरल है, इसलिए साधारण कस्बे उसके प्रशिक्षण के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं हैं। शायद हम जोखिम उठाकर कुछ गहरे इलाकों में जा सकते हैं। काउंटी स्तरीय शहर संख्या 0349। स्विश। आग की धारा की तरह एक हल्का ब्लेड हवा में एक नाजुक कोन पर टूट गया और बिजली की तरह हरे रंग के शिल्कों से ढके 3 मीटर लंबे ग्रीन स्केल वुल्फ की गर्दन पर वार कर गया। जब वांग यी ने अपने सामने वाले हरे शल्क वाले भेड़िए की गर्दन चाकू से बेरहमी से काटी, तो अचानक उसका शरीर किसी चीज से टकराया और वह लड़खड़ाकर नीचे झुक गया। पीछे वाले हरे शल्क वाले भेड़िए के हमले से बाल बाल बच गया। उसी समय वांग यी पलटा और उसके हाथ में खून से सना अग्नि तलवा फिर से ठंडी रोशनी में बदल गया, जिसने नीचे से उस पर हमला करने वाले हरे शल्क वाले भेड़िए के कोमल पेट को चीर दिया। पल भर में अंदरूनी अंगों के साथ साथ खून भी बह निकला। ठीक है। स्टॉर्म स्क्वाड के कई सदस्य पास ही खड़े होकर देख रहे थे। वांग यी को सड़क पर ब्लू स्केल वुल्व्स के एक समूह ने घेर लिया था, इसलिए उनका बीच में आने का कोई इरादा नहीं था। लगभग 20 ब्लू स्केल वुल्फ थे, जिनमें से प्रत्येक एक उच्च स्तरीय पशु सैनिक था। वे हवा की तरह चलते थे, एक दूसरे के साथ अच्छा सहयोग करते थे और खूंखार और विश्वासघाती थे। ब्लू स्केल वुल्फ के समूह से घिर जाने पर एक साधारण प्राथमिक स्तर का जनरल भी मुश्किल में पड़ जाता, लेकिन वांग यी ने इसे आसानी से संभाल लिया। पलक झपकते ही आधे से ज्यादा ग्रीन स्केल वुल्फ मारे गए या घायल हो गए। बाकी ग्रीन स्केल वुल्फ डरे हुए लग रहे थे। वे चीखने लगे, मुड़े और भाग गए और वांग यी को घेरने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक हरे शल्क वाला भेड़िया धीरे धीरे दौड़ रहा था और एक आकृति पहले से ही उसके पीछे पीछे आ रही थी, मानो हड्डी से चिपका कीड़ा उसकी तरफ उड़ रहा हो। एक ठंडी खूनी चाकू जैसी रोशनी चमकी और अगले ही पल हरे शल्क वाले भेड़िए का सिर उड़ गया। आओ, अन्य नीले शल्क वाले भेड़िए डर के मारे उड़ गए। वांग यी ने उन राक्षसों का पीछा नहीं किया, बल्कि वहीं खड़ा रहा और अपने हाथ में बहते हुए अग्नि तलछट को साफ करने लगा। उसे जमीन पर पड़े राक्षसों पर पड़ी सामग्री की कोई परवाह नहीं थी। यह बच्चा। कैप्टन जियांग फैंग ने अपना सिर हिलाया, लेकिन झाओ वेई और उनके पीछे कई अन्य टीम के सदस्य पहले ही मुस्कुराते हुए आगे बढ़ चुके थे और आसानी से सामग्री छीलने लगे थे। यद्यपि उच्च स्तरीय पशु सैनिकों से प्राप्त सामग्री पशु सामान्य स्तर के राक्षसों से प्राप्त सामग्री की तुलना में बहुत कम मूल्यवान होती है, फिर भी इसकी थोड़ी सी मात्रा एक बड़ी संपत्ति में तब्दील हो जाती है। वांग यी ने हाल ही में जो नीले शल्क वाले भेड़िए मारे थे, उनसे प्राप्त सामग्री को यदि वह वापस ले लेता तो उसे लाखों में बेचा जा सकता था। वांग यी ट्यूशन से प्रति वर्ष केवल दसियों हजार युआन कमा पाते थे। इसमें बस थोड़ा सा अधिक समय लगता है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि योद्धा धनी होते हैं।
योद्धा जितना शक्तिशाली होगा, जंगल में उसकी फसल उतनी ही ज्यादा होगी और धन कमाने की उसकी क्षमता भी उतनी ही मजबूत होगी। हालांकि हथियारों, लड़ाकू वर्दी, औषधियों, गुप्त मैनुअल आदि पर उनका खर्च भी आश्चर्यजनक है। इस समय वांग यी नीचे देख रहा था और 9 परत थंडर ब्लेड तकनीक के सूक्ष्म विवरण के बारे में सोच रहा था जिसका उसने युद्ध में उपयोग किया था। विचार करते रहो। मेरे मन में कुछ अस्पष्ट विचार हैं। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि वास्तविक युद्ध में तलवारबाजी को समझने में यह वास्तव में बहुत सहायक है। अधिकांश अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गुप्त तकनीकों और कौशलों को वास्तविक युद्ध में ही समझा और संक्षेपित किया जाता है। मूलतः स्टॉर्म टीम ने वांग यी को जंगल क्षेत्र में अपने कौशल को निखारने के लिए ले जाने की योजना बनाई थी। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि यह बच्चा उनकी कल्पना से भी अधिक विकृत था। अंत में वांग यी ने जंगल क्षेत्र में अपनी तलवारबाजी को निखारा और स्टॉर्म टीम असली दाई बन गई। लेकिन स्टॉर्म टीम में हर कोई ऐसा करने को तैयार था। वांग यी को असमंजस में देखकर जियान फैंग ने उसे परेशान नहीं किया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक उसके साथियों ने ज्यादातर राक्षसी सामान इकट्ठा करके अपने बैग में नहीं डाल दिया। फिर उस लड़के के पास गया जो सोच में डूबा हुआ था और बोला, वांग यी, अब जाने का समय हो गया है। वांग यी अपने विचारों से जागा, चारों ओर देखा तो पाया कि वहां कुछ राक्षसों के धुंधले निशान थे। ये राक्षस युद्ध के शोर और खून की तेज गंध से आकर्षित हुए थे। वांग यी ने सिर हिलाया। पूरी स्टॉर्म टीम में से किसी ने भी बात नहीं की। वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे, बस कभी कभार धीमी आवाज में बात करते रहे और जल्दी से उस गली से निकल गए जहां अभी अभी नरसंहार हुआ था। रात के समय अंधेरे आकाश में एक चमकीला चांद लटकता है जिससे चमकदार चांदनी फैलती है और पूरा परित्यक्त शहर चांदी की एक परत से ढका हुआ प्रतीत होता है। शहर के पूर्वी हिस्से में एक 15 मंजिला रिहायशी इमारत की छत के नीचे एक कोने में एक आदमी चुपचाप छाया में बैठा चांद को देख रहा था। उसके बगल में 2 चमकदार तलवारें थीं जो हल्की लाल चमक रही थीं। मैं लगभग आधे महीने से जंगल में प्रशिक्षण ले रहा हूं और अब मैं वापस जाने वाला हूं। मैं 9 परत वाले थंडर ब्लेड के पहले स्तर पर हूं। हालांकि इस दौरान मुझे कुछ अंतर्दृष्टि और प्रगति मिली है, फिर भी मैं नहीं जानता कि इसमें कैसे महारत हासिल करूं और अपने शरीर को डार्क एनर्जी की एक अतिरिक्त परत कैसे उत्पन्न करने दूं। मैं अभी भी उसी बिंदु पर अटका हुआ हूं। वांग यी थोड़ा परेशान था। 9 लेयर थंडर ब्लेड दुनिया का सबसे गुप्त मैनुअल है और मानव योद्धाओं के बीच सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट भी है। इसका निर्माता दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थॉर है। 9 परत वज्रधार को सबसे कठिन मार्शल आर्ट भी माना जाता है। अगर कोई इसका अभ्यास करना चाहता है तो उसके पास अत्यंत उच्च योग्यता और समझ होनी चाहिए। कई युद्ध देवता भी इसका सफलतापूर्वक अभ्यास नहीं कर पाते। वांग यी अपने मन में 9 लेयर थंडर ब्लेड की सामग्री और रिकॉर्ड को याद करते रहे। 9 परत थंडर ब्लेड तकनीक इतनी शक्तिशाली है, इसका कारण यह है कि यह बल लगाने की एक चमत्कारी विधि पर निर्भर करती है। जब कोई सामान्य व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करता है तो वह 100% बल का प्रयोग कर सकता है। हालांकि 9 परत वज्रधार का अभ्यासी केवल 70% बल ही प्रयोग करेगा। पहले स्तर का बल लगाते समय वह दूसरे स्तर का बल भी उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, वह भी 70%। दोनों स्तरों का संयुक्त बल 140% बल के बराबर होता है। 9 परत वाले थंडर ब्लेड में 9 स्तर होते हैं। पहला स्तर एक अतिरिक्त छिपी हुई शक्ति छोड़ सकता है, यानी यह अपनी 140% शक्ति का प्रयोग कर सकता है। दूसरा स्तर छिपी हुई शक्ति के 2 और स्तरों को मुक्त कर सकता है, जो 210% शक्ति को बढ़ा सकता है। नौवें स्तर पर 9 और छिपी हुई शक्तियां निकल सकती हैं, जो 70% बल लगा सकती हैं। दूसरे शब्दों में, यह मूल शारीरिक शक्ति का पूरे 7 गुना है। हालांकि यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन है, अन्यथा 9 परत वाले थंडर ब्लेड को शुरू करने के लिए सबसे कठिन रहस्य नहीं कहा जाएगा। यहां तक कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो 9 परत थंडर तलवार का सफलतापूर्वक अभ्यास कर सकते हैं। मूल उपन्यास में लुओ फैंग ने 9 परतों वाले वज्र का पहला स्तर कैसे सीखा? वांग यी ने इस पर विचार किया, लेकिन स्मृति बहुत पुरानी और धुंधली हो गई थी। मूल उपन्यास का हर विवरण स्पष्ट रूप से याद रखना उसके लिए असंभव था। उसे केवल इतना याद था कि लुओ फैंग ने तीसरा स्तर तब सीखा था जब वह ली वेई की हत्या के बाद रात में जंगल में एक शहर में अकेले तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था और बिजली की गड़गड़ाहट से उसका स्पर्श हुआ था। उसे चौथे स्तर का अचानक एहसास हुआ जब वह आभासी अंतरिक्ष में एक छात्र के साथ जीवन मरण के संघर्ष में एक विकट स्थिति में था। वांग यी नायक के साथ किए गए व्यवहार के बारे में शिकायत नहीं करना चाहता था। वांग यी ने चाहे जितना भी सोचा हो, वह याद नहीं कर सका कि लुओ फैंग ने पहले और दूसरे स्तर तक सफलतापूर्वक साधना कैसे की। ऐसा लगता है कि मैं नायक बनने के लिए किस्मत में नहीं हूं। वांग यी को थोड़ा निराशा हुई। मेरे मन में सुनहरा पैनल उभर आया। दाखिल करना। सुनहरा पैनल स्थिर रहा। वास्तव में। वांग यी ने अपने होंठ भींच लिए। वांग यी ने अपने पैरों के पास से बहता हुआ ब्लेड उठाया, खड़ा हुआ और उसकी आंखें दृढ़ हो गईं। एक झटके के साथ उसने अपना चाकू बिजली की गति से घुमाया। स्विश स्विश स्विश। छत पर वांग यी का रूप बदल गया और उसकी तलवार वार करती रही। उसने 9 परत वाली थंडर तलवार के पहले स्तर की 18 चालें, जिनका उसने पूरी तरह अभ्यास किया था, अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल की। चांदनी में तलवार की हल्की लाल रोशनी की और धारियां दिखाई देने लगीं। अचानक तलवारबाजी की कलात्मक कल्पना में डूबे वांग यी ने अनजाने में अपना सिर नीचे झुका लिया और अपनी ही परछाई को देखने लगा।
उसके मन में अचानक प्रेरणा की एक चमक उभरी और वह अचानक स्तब्ध रह गया। छाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ समझ लिया है और वह गहराई से सोच रहा है। चाकू, छाया, अंधेरी शक्ति। दो एक हो जाते हैं। जैसे जैसे उसके विचार स्पष्ट होते गए, उसके मन पर छाया हुआ कोहरा छंट गया और वांगी की आंखें अधिक चमकदार होती गईं। पुकारना। वह हवा में ऊंची छलांग लगाकर अपने हाथ में जलती हुई तलवार घुमाने लगा। पहली बार काटते समय उसका शरीर हल्का सा हिला, जिससे एक और बल पैदा हुआ। दोनों बल एक हो गए, जिससे वांग यी के काटने की शक्ति अचानक बढ़ गई। हा हा हा। वांग यी अपनी हंसी रोक नहीं सका। लगभग 20 दिनों के अभ्यास के बाद उन्होंने अंततः 9 परत थंडर ब्लेड के पहले स्तर में महारत हासिल कर ली। इस उपलब्धि की भावना से प्राप्त खुशी 9 क्लेशों की गुप्त पुस्तक के पहले क्लेश से भी अधिक प्रबल थी, जो पहली बार साइन इन पैनल द्वारा उसे पुरस्कृत किया गया था। 27 जून की दोपहर को वांग यी और तूफान दस्ता जियांगन बेस सिटी के पश्चिमी सैन्य जिले में योद्धा आपूर्ति बेस पर लौट आए। आधार के भीतर छोटी इमारत दी 3। हा हा हा। वांग यी की बदौलत 2 दिन पहले हमारा सामना जिस उच्च स्तरीय बीस्ट मास्टर स्तर के राक्षस विंड चेजिंग टाइगर से हुआ था, वह भागने में असमर्थ था। इस बार हम इस राक्षस का शिकार करने में सक्षम थे और वांग यी ने इसमें एक अपरिहार्य भूमिका निभाई। 3 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर बने बड़े से लिविंग रूम में स्टॉर्म टीम के 5 सदस्य और वांग यी सभी सोफे पर बैठे थे। कैप्टन जियांग फेंग ने अपनी ठुड्डी पर उगे हरे बालों को छुआ और हंस पड़े। अन्य लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान आ गई। इस बार हालांकि मैं केवल 1 दर्जन दिनों के लिए ही बाहर था, फिर भी मुझे बहुत लाभ हुआ। इसका कारण 2 दिन पहले सिटी 032 में सामना हुआ उच्च स्तरीय जानवर कमांडर स्तर का राक्षस विंड चेजिंग टाइगर था। योद्धाओं को योद्धा स्तर प्राथमिक, मध्यवर्ती, उन्नत, सामान्य स्तर प्राथमिक, मध्यवर्ती, उन्नत और युद्ध के देवता स्तर प्राथमिक, मध्यवर्ती, उन्नत में विभाजित किया गया है, कुल 9 स्तर। राक्षसों को जानवर सैनिक स्तर, जानवर जनरल स्तर और भगवान स्तर में विभाजित किया गया है, जो क्रमशः मानव योद्धा स्तर, युद्ध जनरल स्तर और युद्ध देवता स्तर के अनुरूप हैं। जानवर सैनिक स्तर की सामग्री की कीमत शायद ही कभी 10,000 से अधिक होती है। केवल सामान्य स्तर के राक्षसों से प्राप्त सामग्री ही मूल्यवान है। और प्रभु स्तर के राक्षसों से प्राप्त महत्वपूर्ण सामग्रियां और भी महंगी हैं। राक्षस सामग्रियों को उनके मूल्य के अनुसार कई ग्रेडों में विभाजित किया जाता है और वे अक्सर ऊपर और नीचे उतार चढ़ाव करते हैं, लेकिन वे सभी एक निश्चित सीमा के भीतर होते हैं। यदि एचआर एलायंस मॉल को बेचा जाता है तो उच्च स्तरीय जानवर सामान्य स्तरीय राक्षस सामग्रियों की कीमत आमतौर पर 50 मिलियन से 500 मिलियन के बीच होती है। वांग यी और उनकी टीम का इस बार जिस हवा का पीछा करने वाले बाघ से सामना हुआ, वह बाघ राक्षसों में काफी अच्छा माना जाता था और बहुत शक्तिशाली था। हालांकि वह जियांग फैंग की कुलीन योद्धा टीम की संयुक्त शक्ति को हरा नहीं सकता था, लेकिन उसके लिए भागना आसान था और उसे कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि मानव जनरलों की एक टीम एक युद्ध देवता स्तर के मनोवैज्ञानिक को छिपाएगी। जंगल में 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद वांग यी की शारीरिक फिटनेस में और भी तेजी से सुधार हुआ है और उनकी ताकत लगभग 8,000 किलोग्राम तक पहुंच गई है। ट्रिपल जेनेटिक एनहांसमेंट, थंडर ब्लेड के पहले स्तर के बल आयाम का 1.4 गुना और परफेक्ट बॉडी मूवमेंट के साथ बिना मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किए भी इस विंड चेजर टाइगर को मारना मुश्किल नहीं है। लेकिन अभिजात वर्ग के प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश करने से पहले वांग यी बहुत अधिक खुलासा नहीं करना चाहते थे। इसलिए वह हमेशा अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके हवा का पीछा करने वाले बाघ की गतिविधियों पर ध्यान देता था। जैसे ही उसे पता चलता कि हवा का पीछा करने वाला बाघ भागने की फिराक में है, वह अपने उत्तम शारीरिक कौशल से उसे सफलतापूर्वक रोक लेता था। तभी जियांग फैंग और उसके आदमियों ने उसे घेर लिया और मार डाला। यह कहा जा सकता है कि इस बार वांग यी के बिना जियांग फैंग और उनकी टीम इस उच्च स्तरीय जानवर सामान्य स्तर के राक्षस को मारने में सक्षम नहीं होती। यह धनराशि मुख्यतः युद्ध में उनके योगदान के अनुसार योद्धा टीमों के बीच विभाजित की जाती है। निस्संदेह इस बार वांग यी को बड़ा हिस्सा मिलेगा। जो लोग पहली बार जंगल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, उनके लिए पहली बार वांग यी जितना कमाना लगभग असंभव है। वॉरियर सप्लाई बेस पर एक रात आराम करने के बाद वांग यी और उनका समूह अगली सुबह ट्रेन से जियांगन बेस सिटी के लिए रवाना हो गए। जियांग फैंग और उनकी टीम ने एचआर अलायंस मॉल में मौजूद सभी मॉन्स्टर सामग्री बेच दी। अंत में विंड चेजिंग टाइगर और अन्य मॉन्स्टर सामग्री कुल 620 मिलियन में बिकी और वांग यी को 190 मिलियन मिले। जुई फेंगहू को रोकने की वजह से ही टीम ने माना कि उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके अलावा वांग यी में अपार क्षमता थी और उसका भविष्य उज्ज्वल था। दूसरे लोग कुछ रियायतें देने को तैयार थे, इसलिए उसे ज्यादा हिस्सा मिला और किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। मैंने एक ही यात्रा में लगभग 200 मिलियन कमाए। वांग यी अपने दिल में आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि योद्धा अमीर हैं। स्टॉर्म टीम को देखिए, वे आधे महीने से बाहर हैं और उनकी औसत आय प्रति व्यक्ति 100 मिलियन से अधिक हो गई है। हालांकि यह जीवन की लड़ाई भी है। अगर जियांग फैंग की कुलीन योद्धा टीम नहीं बल्कि अन्य साधारण टीमें विंड चेजिंग टाइगर का सामना कर रही हों, तो उसका शिकार करना तो दूर, जिंदा वापस आना भी काफी होगा।
पैसे बांटने के बाद स्टॉर्म टीम वांग यी को डिनर और ड्रिंक के लिए एचआर एलायंस मॉल ले गई और फिर वे संतुष्ट होकर अलग हो गए। हालांकि घर जाने से पहले वांग यी आज के लिए साइन इन करने के लिए जियांगनान के मुख्य शहरी क्षेत्र में थंडर एंड लाइटनिंग क्लब गए। डिंग, सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए मेजबान को बधाई, 5 तलवार कौशल अनुभव अंक से पुरस्कृत। आपकी तलवारबाजी उत्तम स्तर पर पहुंच गई है। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं उनकी संख्या है 0। परिणाम से वांग यी अभी भी काफी संतुष्ट हैं। अब वांग यी की तलवारबाजी सही स्तर पर पहुंच गई है और उनके शरीर कौशल भी सही स्तर पर पहुंच गए हैं। अगला स्तर कलात्मक अवधारणा है। इसके बाद वांग यी ट्रेन से घर चले गए। यंगजहौ शहर, मिंग्यू समुदाय। वांग यी 12 जून की सुबह घर से निकले, लेकिन 28 जून की दोपहर को वापस लौट आए। चाचा। जब वांग यी मिंग्यू समुदाय की ओर चल रहे थे तो उन्होंने दूर से अपने रिश्तेदारों को समुदाय के द्वार पर प्रतीक्षा करते देखा और उनमें कई परिचित व्यक्ति भी थे। मेरे माता पिता, बहन, भतीजे और चेन यान, लिन यूयू, गाओ योरोंग और अन्य। वांग यी के दिल में गर्माहट महसूस हुई। उसने उन 2 बच्चों को उठाया जो दौड़ते हुए आ रहे थे। वे बच्चे, जो सिर्फ 2 या 3 साल के थे, वांग यी की बाहों में पंख की तरह हल्के लग रहे थे। पिताजी, माँ और बहन। वांग यी ने सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का अभिवादन किया, फिर तीनों लड़कियों की ओर देखा, उसके होंठ खिले और अंत में उसने एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई। मैं वापस आ गया हूँ। 29 तारीख एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के वैश्विक मुख्यालय में रिपोर्ट करने का दिन है। 31 जियांगन बेस सिटी हवाई अड्डा। तीनों लड़कियों ने वांग यी को विदा करने के लिए हवाई अड्डे जाने पर जोर दिया। वांग यी के माता पिता ने उन चारों को स्पष्ट निगाहों से देखा। वांग यी ठीक था। लिन यूयू, चेन यान और गाओ योरोंग के चेहरे कोमल थे और उन्हें सिर उठाने में थोड़ी शर्म आ रही थी, फिर भी वे वांग यी के सामने बहादुरी से खड़े थे। वैश्विक मुख्यालय के विशेष दूत यांग हुई की अजीब निगाहों के सामने वांग यी ने एक के बाद एक 3 लड़कियों को गले लगाया। जब तक मैं वापस न आ जाऊं तब तक प्रतीक्षा करो। जो कुछ भी कहना जरूरी था कह दिया गया। वांग यी चाहे कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, अलग होने का समय आ गया था। अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और प्रियजनों की अनिच्छुक निगाहों के बीच वांग यी और युद्ध देवता यांग हुई एक साथ टिकट गेट की ओर चले। तुम कमाल हो, तुम्हारी तो 3 गर्लफ्रेंड हैं, युद्ध देवता यांग हुई ने कुछ रूखे स्वर में कहा। क्या आजकल के युवा मौज मस्ती करने में इतने माहिर हैं? वांग यी ने पलकें झपकाईं और बेशर्मी से कहा, विशेष दूत यांग, हम वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम शादी करने, बच्चे पैदा करने और जीवन भर साथ रहने के बारे में गंभीर हैं। आहम। वांग यी के जवाब से यांग हुई का गला रुंध गया। उन्हें अचानक से यह महसूस हुआ कि वे भाग्यशाली हैं कि उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया और अपनी बेटी को वांग यी से मिलवाने के लिए उसे अपने पास खींच लिया। टिकट गेट पार करने के बाद वांग यी और उनके साथी एकमात्र मार्ग से होते हुए हवाई अड्डे के एकमात्र विशाल उड़न तश्तरी के आकार वाले यात्री विमान में चढ़ गए। यात्री विमान के केबिन में दाखिल होते ही वांग यी ने पलटकर देखा कि लिन यूयू और उसका परिवार अभी भी उसकी ओर देख रहे हैं। उसका दिल अचानक एक अजीब सी भावना से भर गया। मैं जल्द ही वापस आऊंगा, वह बुदबुदाया। 29 जून को प्रातः 3:20 बजे। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल का वैश्विक मुख्यालय होंगनिंग बेस सिटी, यूरोप के नजदीक पश्चिमी एशिया में स्थित है। महान निर्वाण काल के दौरान होंग ने अनुयायियों के एक समूह को इस भूमि पर एक साधारण मानव आधार बनाने के लिए लाया ताकि कई शरणार्थी वहां रह सकें। जैसे जैसे समय बीतता गया, होंगनिंग आधार शहर बड़ा होता गया और अंततः वह बन गया जो आज है। वांग यी और यांग हुई विस्तारित कैडिलैक में बैठे और खिड़की से बाहर के दृश्यों को निहारने लगे। पूरा बेस शहर बेहद खूबसूरत था। स्थापत्य शैली पूरी तरह से प्राचीन चीनी वास्तुकला से उधार ली गई थी और हर जगह मंडप और मीनारें दिखाई दे रही थीं। वांग यी को यह जगह बहुत पसंद आई, शायद इसलिए क्योंकि वह दिल से मूल चीनी थे। एक व्यक्ति के रूप में होंग वास्तव में उल्लेखनीय है, वांग यी ने अपने दिल में आह भरी। दुनिया में 5 प्रमुख देश हैं, साथ ही 23 आधार शहर हैं और होंग उनमें से एक पर स्थित है। सबसे मजबूत व्यक्ति, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति। इसके अलावा उनके अधीन एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट्स स्कूल है और इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। मैं नहीं जानता कि कितने युवा होंग की कहानी सुनते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन वांग यी ने फिर सोचा, यह केवल पृथ्वी पर ही है, ब्रह्मांड में यह कुछ भी नहीं है। लेकिन चाहे जो भी हो, होंग ने मानव जाति के लिए एक अमिट योगदान दिया। चाहे पिछले जन्म में हो या इस जन्म में, वांग यी अभी भी होंग की बहुत प्रशंसा करते हैं। जल्द ही विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर आ गया। वांग यी और यांग हुई एक साथ कार से बाहर निकले और प्रशिक्षण शिविर के विशाल द्वार में चले गए। जैसे ही वह गेट में दाखिल हुआ, वांग यी ने एक विशाल काले ड्रैगन की मूर्ति देखी जो लगभग 50 मीटर ऊंची थी। वो विशाल अजगर जैसी आंखें दरवाजे की तरफ थीं। चाहे कोई भी हो, अंदर आते ही उसे पहली नजर में ही पहचान लिया जाता था। और जब उसने काले अजगर की आंखों में देखा तो अंधेरे की एक अंतहीन आभा ने तुरंत उसे दबा लिया। वांग यी मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन फिर भी उसे अपनी सांसें थोड़ी रुकी हुई महसूस हो रही थीं। वांग यी को पता था कि यह वास्तव में एक असली एसएस स्तर राजा स्तर राक्षस था। होंग द्वारा मारे जाने के बाद काले ड्रैगन की आंखें नक्काशी पर रख दी गईं। इससे संपूर्ण मूर्ति एक अदृश्य गति से परिपूर्ण हो जाती है। इसे देखकर ही आम लोग अदृश्य रूप से प्रभावित हो जाएंगे। यहां तक कि योद्धा भी दबाव महसूस करेंगे। और 50 मीटर लंबे विशालकाय काले ड्रैगन के काले ड्रैगन तराजू पर छोटी छोटी डिस्प्ले स्क्रीन है और प्रत्येक डिस्प्ले स्क्रीन का एक नाम है।
नंबर 1 रेनाटियस ब्रिज 5,30,321। नंबर 2 हेजिंग 5,20,309। नंबर 3 एबेन पास 5,20,916। नंबर 4 चुकियांग 5,40,601। नंबर 183 आर्थयेट्स 5,60,502। वांग यी जानता था कि यह हेली ट्रेनिंग कैंप की तथाकथित ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग सूची थी। इस पर मूल उपन्यास के एक पात्र चुकियांग का नाम था, जिससे वांग यी अच्छी तरह वाकिफ था और वह वास्तव में चौथे स्थान पर था। अब 29 जून 2056 है और चुकियांग को जून 1954 में ही हेली ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश मिल जाना चाहिए था। सिर्फ 2 सालों में ही वह दुनिया भर के कई प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया। ऐसा लगता है कि चुकियांग वाकई प्रतिभाशाली है। आखिरी बार यह इस साल मई में आना चाहिए था। ऐसा लगता है कि जून में मैं अकेला रह जाऊंगा, वांग यी ने सोचा। यांग हुई भी वहां मौजूद थी और वांग यी को प्रशिक्षण शिविर के बारे में समझा रही थी। उद्धरण चिन्ह ... वर्तमान में आपके सहित पूरे एलीट प्रशिक्षण शिविर में कुल 184 छात्र हैं, जिनमें से सभी दुनिया भर के शीर्ष प्रतिभाशाली छात्र हैं। रैंकिंग मासिक रूप से आयोजित की जाती है और यदि आप लगातार 3 बार निचले 3 में आते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। वांग यी ने पाया कि यांग हुई ने यह बात बहुत धाराप्रवाह कही थी और उसे नहीं पता था कि उसने यह बात कितने लोगों से कही थी। वांग यी प्रशिक्षण शिविर में घूमे। पूरा शिविर शानदार प्राचीन इमारतों, अनोखे महलों और उत्तम व सुंदर मंडपों से भरा हुआ था, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे प्राचीन काल में वापस आ गए हों। रॉकरी गार्डन, छोटे पुल और बहता पानी इसे धरती पर स्वर्ग जैसा प्रतीत कराते हैं। आप यहां सभी रंगों के युवा पुरुषों और महिलाओं को प्रशिक्षण पोशाक पहने घूमते हुए देख सकते हैं। ये सभी एलीट ट्रेनिंग कैंप के आधिकारिक छात्र हैं। यांग हुई ने कैंप के बीचों बीच एक विशाल 9 मंजिला टावर की ओर इशारा किया। उस 9 मंजिला टावर को 9 स्टोरी टावर कहा जाता है। यहीं सभी छात्र अध्ययन और प्रशिक्षण लेते हैं। इसमें कुछ विशेष प्रशिक्षण कक्ष भी हैं। वांग यी की आंखें भी चमक उठीं। यह अंततः यहाँ है। हर साल 30 से 40 छात्र विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर से स्नातक होते हैं, इसलिए हम भी हर साल 30 से 40 लोगों की भर्ती करते हैं। हालांकि नामांकन कोटे का 2/3 हिस्सा एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के बुनियादी प्रशिक्षण शिविर से भर्ती किया जाता है और केवल 1/3 दुनिया के अन्य हिस्सों से भर्ती किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व में प्रतिवर्ष केवल 1 दर्जन या इससे अधिक लोगों को ही उच्च स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों में भर्ती किया जा सकता है। औसतन 52 आधार शहरों में किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश करने में कई वर्ष लग सकते हैं। बुनियादी प्रशिक्षण शिविर 3 साल तक चलता है, जबकि विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर 5 साल तक चलता है। बुनियादी प्रशिक्षण शिविर में छात्रों की संख्या अभिजात वर्ग प्रशिक्षण शिविर से कहीं अधिक है और प्रतिस्पर्धा बहुत भयंकर है। बेशक इसका वांग यी से कोई लेना देना नहीं है। यांग हुई वांग यी को एक प्राचीन शैली की 2 मंजिला इमारत में ले गई और वहां वांग यी के ठहरने का इंतजाम किया। उसे कल दोपहर 12 बजे एक परीक्षण में भाग लेने के लिए जिउचुंगलो जाना था। हालांकि यांग हुई ने वांग यी को साफ साफ बता दिया कि यह वांग यी के मौजूदा स्तर को परखने के लिए एक नियमित परीक्षण था। परिणाम चाहे जो भी हो, वह विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो सकता है, इसलिए उसे किसी भी तरह का मानसिक बोझ महसूस नहीं करना पड़ेगा। बेशक वांग यी को पता था कि तथाकथित परीक्षण आभासी अंतरिक्ष में परीक्षण टॉवर को पार करना था। बेशक उस पर कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं होगा। अगर उसकी असली परीक्षा भी ली जाए तो उसके मौजूदा शारीरिक कौशल, तलवारबाजी के स्तर और 9 परत वाली थंडर तलवार के पहले स्तर की महारत के साथ उसके पास मूल उपन्यास में लुओ फैंग के भी स्तर की परीक्षा को भी पास करने के लिए पर्याप्त क्षमता होगी। इसके अलावा अधिकांश उच्च प्रशिक्षण शिविरों के लिए प्रवेश परीक्षा केवल इस स्तर की परीक्षा होती है। मूल उपन्यास में लुओ फैंग के भी स्तर की परीक्षा में शामिल होने का कारण यह था कि उस वर्ष चीन के लिए सभी कोटा ले लिए गए थे, इसलिए परीक्षा की कठिनाई बढ़ गई थी। यांग हुई के चले जाने के बाद वांग यी शांत मंडप में अकेले खड़े हो गए, दूसरी मंजिल पर अध्ययन कक्ष में गए, चुपचाप अपना उपहार बैग नीचे रख दिया, फिर बालकनी में चले गए और पूरे प्रशिक्षण शिविर को देखा। शाम होने को थी और पूरा प्रशिक्षण शिविर डूबते सूरज की आभा में नहाया हुआ था। सुंदर और विचित्र इमारतें सुनहरी जाली की परत से ढकी हुई लग रही थीं, सुरुचिपूर्ण और शांत और इतनी खूबसूरत कि मानो अवास्तविक लग रही हों। क्या शानदार जगह है, वांग यी ने मन ही मन प्रशंसा की। प्रशिक्षण शिविर के सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए वांग यी अधिक महत्वपूर्ण बातें नहीं भूले। दाखिल करना। अगले ही पल डिंग, सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम, शरीर और तलवार दोनों कौशल के लिए 10 अनुभव अंक। आपकी शारीरिक गतिविधि कलात्मक क्षेत्र के स्तर तक पहुंच गई है। आपकी तलवारबाजी कलात्मक अवधारणा के स्तर तक पहुंच गई है। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं उनकी संख्या है 0। लगभग उसी क्षण जब पैनल ने संकेत दिया, एक शक्तिशाली संदेश वांग यी की चेतना में उमड़ पड़ा। वह एक समाधि में था, मानो समय के सागर में डूबा हुआ हो। मैंने एक युवक को देखा जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था, उदासीन भाव से तलवार घुमाते हुए, अपनी तलवारबाजी की कला का अभ्यास करते हुए, चाहे वसंत हो, ग्रीष्म हो, शरद हो, शीत हो, वर्षा हो या धूप। जंगल, समुद्र, घास के मैदान, पहाड़, रेगिस्तान। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, लेकिन जब लड़का आखिरकार एक मृत जगह पर पहुंचा जहां आसमान से राख गिर रही थी, तो उसने अचानक एक ऊंचा ज्वालामुखी फटते देखा। आसमान और धरती हिल रही थी और आसमान में उठती लपटों में सब कुछ राख हो गया। लड़के को अचानक समझ आ गया। युवक बिजली की गति से तेजी से बाहर भागा और ऐसा लगा जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक ज्वलंत उल्का प्रकट हो गया हो।
तलवार के एक ही वार से ऐसा लगा जैसे ज्वालामुखी फट गया हो और सब कुछ जलकर राख हो गया हो। धमाका। वांग यी चौंक गया और जाग गया। अपने हाथों को देखकर वह एहसास अभी भी मेरे दिल में ताजा है। क्या यह कलात्मक संकल्पना का स्तर है? मैं पहले से ही कलात्मक अवधारणा के स्तर तक पहुंच गया हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शरीर कौशल और तलवार कौशल दोनों को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है और कलात्मक गर्भाधान स्तर उच्चतम स्तर है। हालांकि वांग यी ने केवल 2 महीने में ही निम्नतम स्तर से कलात्मक अवधारणा स्तर तक छलांग लगा दी। रॉकेट चलाने से भी तेज। कलात्मक अवधारणा। दुनिया के बारे में अपनी समझ को अपनी तलवारबाजी और शारीरिक गतिविधियों में एकीकृत करने से यह एक अद्वितीय कौशल में बदल जाएगा जो आपकी तलवारबाजी और शारीरिक गतिविधियों की शक्ति को बढ़ा सकता है। तो यह कलात्मक अवधारणा है, वांग यी ने अपने दिल में समझा। कलात्मक अवधारणा अंतहीन है, यह व्यक्तिगत धारणा पर निर्भर करती है। यदि आपने पर्याप्त अंतर्दृष्टि एकत्रित कर ली है, तो एक फूल को खिलते हुए देखना, एक पत्ती को गिरते हुए देखना, या तालाब में बारिश की एक बूंद को गिरते हुए देखना भी एक ट्रिगर हो सकता है। उदाहरण के लिए, वांग यी ने जो समझा वह वास्तव में ज्वालामुखी विस्फोट के समान विनाश की भावना थी। इसे अधिक शक्तिशाली कलात्मक अवधारणाओं में से एक माना जाता है। आज से, हालांकि वांग यी की शारीरिक फिटनेस केवल प्राथमिक सामान्य स्तर तक ही विकसित हुई है, उन्हें कलात्मक अवधारणा स्तर का एक सच्चा स्वामी माना जा सकता है। यह विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर वास्तव में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण शिविर होने के योग्य है। मुझे नहीं पता कि यहाँ कितने शक्तिशाली लोग पैदा हुए हैं। यह वास्तव में एक खजाना है। यह वास्तव में मेरे शरीर की गति और तलवारबाजी को एक ही बार में कलात्मक अवधारणा के स्तर तक सुधार सकता है। वांग यी अच्छे मूड में था। वांग यी ने अपनी रात की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद अपना लैपटॉप खोला और लिन यूयू और बाकी लोगों के साथ खुशी-खुशी बातें करने लगा। शायद आखिरी बाधा पार करने की वजह से उसे लगा कि लड़कियां उसके साथ अलग व्यवहार कर रही हैं। पूरी रात इसी तरह बीत गई। अगले दिन दोपहर को जब यांग हुई वांग यी को लेने आया तो उसने अचानक पाया कि वह बिल्कुल अलग लग रहा था और उसका स्वभाव भी अजीब था। हालांकि गौर से देखने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यांग हुई को लगा कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा है। यांग हुई के नेतृत्व में दोनों सीधे 9 मंजिला इमारत की 9वीं मंजिल पर गए। 9 मंजिला टावर बाहर से देखने में तो बहुत क्लासिक लगता है, लेकिन अंदर से यह पूरी तरह से तकनीकी है। इसकी जमीन कठोर मिश्र धातु से बनी है और आप प्रशिक्षण कक्षों से गैस के फटने और चीखने की आवाजें सुन सकते हैं। 9वीं मंजिल पर एक खाली हॉल है जिसमें कुछ गद्दियां बिछी हैं। अलग अलग रंग रूप वाले युवक युवतियां आराम से बैठे हैं और अलग अलग भाषाओं में बातें कर रहे हैं। जब वांग यी को यांग हुई द्वारा लाया गया तो उन्होंने भी उसी समय देखा। उनकी चिंता मत करो, मेरे पीछे आओ, यांग हुई ने कहा जब उसने वांग यी को उन युवाओं को देखते हुए देखा। हॉल में मौजूद सभी लोगों की निगाहों और फुसफुसाहटों के बीच वांग यी को यांग हुई हॉल के सबसे भीतरी हिस्से में ले गई, जहां दोनों और बड़े कमरों वाला एक मार्ग था। वे दोनों सीधे सबसे अंदर वाले कमरे में गए। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था और थोड़ा सा अंधेरा भी था। स्नैप, तेज रोशनी ने कमरे को रोशन कर दिया। कमरे में केवल 2 सोफे थे और प्रत्येक सोफे पर एक गहरे नीले रंग का हेलमेट रखा था। ये 2 हेलमेट, यांग हुई ने उनका परिचय देना शुरू किया। वांग यी को वास्तव में बिना कुछ कहे ही पता था कि यह आभासी अंतरिक्ष उपकरण का चेतना संवेदक था। हॉन्ग ने इसे प्राचीन सभ्यता के खंडहरों से खोदा और फिर एक बुद्धिमान ऑप्टिकल कंप्यूटर की मदद से एक आभासी स्थान, युद्ध के देवता का महल बनाने के लिए और राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए दुनिया भर से युद्ध के देवताओं को इकट्ठा किया। वांग यी भी थोड़ा उत्साहित था। जब आप इसे पहनेंगे तो आपकी चेतना 100% सिमुलेशन के साथ एक आभासी स्थान में प्रवेश करेगी जो वास्तविक दुनिया के बिल्कुल समान है। यांग हुई ने अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद एक गहरे नीले रंग का हेलमेट सौंप दिया और वांग यी को उसे पहनते हुए देखा। उसके बाद उसने उसे स्वयं पहन लिया। कमरे में हेलमेट पहने 2 लोग सोफे पर चुपचाप लेटे हुए थे। जैसे ही उसने हेलमेट पहना, वांग यी को अपने दिमाग में हलचल महसूस हुई। अगले ही पल वह एक अंतहीन चांदी सी सफेद धरती पर प्रकट हुआ। उसके सिर के ऊपर विशाल और असीम ब्रह्मांड और तारों भरा आकाश था। रात के असीम आकाश में हजारों तारों ने पूरे चांदी जैसे भूभाग को एक स्वप्निल प्रकाश से भर दिया था। और 3 या 400 मीटर की दूरी पर एक विशाल टावर है जो बादलों में ऊंचा उठता है। यह ट्रायल टावर है, वांग यी समझ गया। इस ट्रायल स्पेस की कई विशेषताएं हैं। पहली, यहां आने वाले सभी लोगों की शारीरिक फिटनेस एक जैसी है, यानी 10,000 किलोग्राम की सामान्य पंचिंग शक्ति, 150 मीटर प्रति सेकंड की गति, तंत्रिका प्रतिक्रिया गति और उत्कृष्ट प्राथमिक सामान्य स्तर। दूसरा, जो आता है वह चेतना है, इसलिए भौतिक शरीर और मानसिक शक्ति अंदर नहीं आ सकती, इसलिए मानसिक शक्ति का उपयोग यहां नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, यह स्थान ऐसे लोगों को मानसिक शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति देने के लिए नहीं बनाया गया है जो इसमें प्रवेश करते हैं। यांग हुई और वांग यी विशाल और ऊंचे टावर के नीचे प्रवेश द्वार पर पहुंचे। ट्रायल टावर के मुख्य द्वार के बाईं ओर एक काले पत्थर का स्तंभ था। उस स्तंभ पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। नाम, वांग यी। लिंग पुरुष। स्थिति, कुलीन प्रशिक्षण शिविर उम्मीदवार। परीक्षण टावर स्तर 1। विशेष दूत यांग, मैं अभी भी एक आरक्षित छात्र क्यों हूं? वांग यी खुद को रोक नहीं पाई और पूछा। यांग हुई मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो। हमारे प्रशिक्षण शिविर की परंपरा के अनुसार आने वाले प्रत्येक छात्र को एक आभासी अंतरिक्ष परीक्षा से गुजरना होगा। आप जैसे लोगों के लिए जिन्हें आधिकारिक छात्र के रूप में नामित किया गया है, परीक्षा के बाद परिणाम चाहे जो भी हो, आपकी पहचान की जानकारी स्वाभाविक रूप से आधिकारिक छात्रों में बदल दी जाएगी।
वांग यी को आखिरकार राहत महसूस हुई और उसने ट्रायल टॉवर के मुख्य द्वार के दाईं ओर एक काले पत्थर के खंभे की ओर देखा। इस काले पत्थर के खंभे पर भी एक नक्काशी थी। नाम यांग हुई। लिंग पुरुष। पहचान युद्ध के देवता। परीक्षण टावर स्तर 3.2। वांग यी को यांग हुई के ट्रायल टॉवर स्तर के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि यांग हुई को यह नहीं पता था कि वांग यी को पहले से ही ट्रायल टॉवर के बारे में जानकारी थी और वह उसे इसके बारे में समझा रहा था। तथाकथित ट्रायल टॉवर स्तर इस विशाल टॉवर में पार किए जाने वाले स्तरों की संख्या को दर्शाता है। संपूर्ण परीक्षण टावर में 7 मंजिलें हैं और प्रत्येक मंजिल को परीक्षण के 3 स्तरों में विभाजित किया गया है, ए, बी और सी। अगर आप पहले लेवल टेस्ट में पास हो जाते हैं तो ट्रायल टावर का लेवल 1.3 होगा। अगर आप पहले लेवल बी टेस्ट में पास हो जाते हैं तो ट्रायल टावर का लेवल 1.6 होगा। अगर आप पहले लेवल के सभी टेस्ट पास कर लेते हैं तो ट्रायल टावर का लेवल 2 होगा, और इसी तरह। इसके अलावा अगर यह वही प्रथम स्तरीय 20 स्तरीय परीक्षा भी हो तो कुछ लोग 70% और कुछ केवल 50% ही पूरा कर पाते हैं और ट्रायल टावर स्तर के अंक भी अलग अलग होंगे। उदाहरण के लिए 1.4 और 1.5 दोनों संभव हैं और केवल 1.6 ही पूर्ण उत्तीर्ण हो सकता है। आप जितना ऊपर जाएंगे परीक्षा उतनी ही कठिन होती जाएगी। यद्यपि सभी की शारीरिक फिटनेस बिल्कुल एक जैसी होती है, लेकिन शारीरिक गतिविधियों, तलवारबाजी, शारीरिक शक्ति के स्तर, युद्ध अनुभव, मौके पर प्रदर्शन आदि में अंतर के कारण उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से भिन्न होती है। अंतिम स्तर की मंजूरी भी स्वाभाविक रूप से भिन्न होती है। वांग यी जानता था कि यह परीक्षण टावर कितना मुश्किल था। परीक्षण टावर में 7 मंजिलें थीं और अभी तक कोई भी 7वीं मंजिल तक नहीं पहुंचा था। यहां तक कि दुनिया के सबसे ताकतवर पुरुष होंग और थंडर गॉड भी इसमें सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन निस्संदेह वे 7वें स्तर के सबसे करीब हैं। कई उच्च प्रशिक्षण शिविर के छात्र अभी भी प्रथम स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, यहां तक कि दूसरे स्तर पर भी नहीं। वांग यी भी प्रयास करने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह नहीं जानता था कि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह कितनी दूर तक जा सकेगा। छात्र वांग यी, कृपया अपनी लड़ाकू वर्दी और हथियार चुनें और परीक्षा देने के लिए 1 मिनट के भीतर ट्रायल टॉवर में प्रवेश करें। अचानक एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज पूरे आभासी स्थान में गूंज उठी। मुकदमा शुरू हो गया है। 9वीं मंजिल पर लॉबी में दुनिया भर के प्रतिभाशाली लोग भी वांग यी के बारे में बातें कर रहे थे जो अभी अभी आए थे। वह आदमी तो अभी नया आया होगा, है ना? मुझे लगता है कि मैंने सुना है कि इस महीने के अंत में चीन से एक नया व्यक्ति यहां आने वाला है। आपको क्या लगता है कि वह पहली बार में कहां पहुंचेगा? वह अभी नया खिलाड़ी है। यह बहुत उल्लेखनीय बात है कि वह प्रथम स्तरीय परीक्षा पास कर सका। दुनिया भर के ये प्रतिभाशाली लोग नवागंतुक वांग यी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। आखिरकार वे भी प्रतिभाशाली हैं और सर्वश्रेष्ठ भी। आभासी अंतरिक्ष। एक अंतहीन घास के मैदान पर वांग यी जंगली बैलों के एक समूह के साथ लड़ रहा है। प्रत्येक बैल की शारीरिक फिटनेस वांग यी के समान ही है, जिसका अर्थ है कि यह लगभग वांग यी के अकेले ही समान स्तर के 50 राक्षसों की घेराबंदी का सामना करने के बराबर है। वांग यी की धूसर काली लड़ाकू वर्दी खून से सनी हुई थी। उसका चेहरा कठोर था, लेकिन उसकी आंखें बेहद शांत थीं। उसका रूप जंगली सांडों के बीच भूत की तरह छटपटा रहा था, आसपास के वातावरण और जंगली सांडों के शरीर का इस्तेमाल करके तरह तरह की अविश्वसनीय हरकतें कर रहा था। उसके हाथों में 2 तलवारें 2 रक्त लाल बिजलियों में बदल गईं, जंगली सांडों के झुंड में इधर उधर घूमती रहीं, उनमें छेद करती रहीं और खून की बारिश करती रहीं। जंगली मवेशियों के दौड़ने और दहाड़ने की आवाजें पूरे घास के मैदान में गूंज रही थीं। लेकिन वह वांग यी की परछाई भी नहीं देख सका। 50 बैल लाल आंखों वाले काले बालों वाले लड़के की ओर दौड़े और एक के बाद एक वांग यी के चाकू के नीचे गिर गए और उनकी संख्या कम होती गई। आखिरकार घास का मैदान शांत हो गया, जमीन पर लाशें बिखरी पड़ी थीं और हवा में खून की गंध थी। सिर्फ एक काली और लाल आकृति वहां अकेली खड़ी थी। इन 50 जंगली बैलों को मारने के बाद वांग यी की सांसें केवल थोड़ी तेज चल रही थीं और उसके शरीर पर घाव का कोई निशान भी नहीं था। अपनी कलात्मक अवधारणा स्तर की शारीरिक कुशलता, तलवारबाजी और वज्र तलवार की प्रथम स्तर की शक्ति के साथ वांग यी जंगली बैलों के इस समूह का एक तरफा तरीके से वध करने में सक्षम था। यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वांग यी ने जमीन पर पड़ी लाश पर नजर डाली। सभी 50 जंगली सांडों को मारने में 1 मिनट और 1 सेकंड का समय लगा। आपने ए लेवल परीक्षा पास कर ली है। बधाई हो, छात्र वांग यी। घास के मैदान में एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। आपने ए लेवल ट्रायल का पहला चरण पूरा कर लिया है। अगला चरण बी लेवल ट्रायल है। लक्ष्य 30 मिनट के भीतर 100 जंगली सांडों को मारना है। यह 1 मिनट में शुरू होगा। शुभकामनाएं। वांग यी की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। तैयारी के लिए 1 मिनट। उल्टी गिनती शुरू। 59, 58। जल्द ही 1 मिनट बाद मजबूत मवेशियों जैसे राक्षसों का एक समूह, जिनमें से प्रत्येक लगभग 3 मीटर लंबा था, वांग यी के सामने 100 मीटर की दूरी पर घास पर दिखाई दिया। लाल आंखों और मुंह नाक से सफेद हवा उगलते हुए 100 से ज्यादा जंगली सांड बाढ़ की तरह वांग यी की ओर दौड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि घास का मैदान भी थोड़ा हिलता हुआ सा लग रहा था। 100। वांग यी की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उनमें एक ठंडी रोशनी चमक उठी। ब्रश। दोनों पक्षों ने प्राथमिक स्तर के जनरलों के साथ मिलकर 100 मीटर की दूरी पल भर में तय कर ली। पलक झपकते ही सामने वाले लंबे बैलों के तीखे सींग वांग यी से टकराने ही वाले थे। वांग यी का चेहरा शांत था और उसका शरीर जंगली सांडों के बीच आग की एक बेतरतीब धार की तरह छटपटा रहा था। छटपटाते हुए उसके हाथ में तलवार भी हिल रही थी। पफ पफ पफ।
जंगली बैलों के झुंड के बीच चमड़े के कटने जैसी आवाजें एक के बाद एक सुनाई दे रही थी और उसी समय वांग यी के सबसे करीबी बैलों की गर्दनें चमकीले खून से खिल उठी। रोमांचकारी। वांग यी का चेहरा उदासीन था, उसकी आकृति बिजली की तरह तेज और काल्पनिक आग की किरण की तरह स्वप्निल थी, जंगली मवेशियों के घने झुंड के बीच चमकती और दौड़ती हुई। वह जहां भी गुजरता, रक्त के फूल खिलते रहते। जंगली मवेशियों की संख्या तेजी से घट रही है। बैलों का झुंड बीच में आग को कैसे भी घेर ले, वे हमेशा नाकाम ही रहते। इसके अलावा अपने आकार के कारण एक समय में केवल 3 या 4 बैल ही वांग यी के पास पहुंच सकते थे। वांग यी के लिए चाहे वह मौजूद हो या नहीं, यह एक ही बात है। आकृति बिजली की तरह तेज है, चाकू आग की तरह तेज है और यह चौंकाने वाली शक्ति से भरा है। जमीन पर लाशें अधिकाधिक संख्या में थीं और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। पुकारना। वांग यी की आकृति अचानक रुक गई और दूसरे छोर पर प्रकट हुई। उसके पीछे जंगली सांडों की लाशें बिखरी पड़ी थीं और एक भी खड़ा नहीं था। इतने कम समय में उसने अकेले ही 100 जंगली सांडों के झुंड को मार गिराया। कलात्मक क्षेत्र स्तरीय तलवारबाजी बेहद डरावनी होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई साधारण योद्धा 9 परत वाली वज्र तलवार की शक्ति में निपुण हो जाए, तो वह आमतौर पर पूरी तरह से समर्पित होने पर एक बार में केवल एक ही वार में तलवार चला सकता है। हालांकि वांग यी की कलात्मक अवधारणा स्तर की तलवारबाजी और तलवार की शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण उसे समान समय में अधिक तलवारें चलाने की अनुमति देता है। इसके अलावा उसके हथियार जुड़वां तलवारें हैं। हमले की आवृत्ति दोगुनी हो गई। कलात्मक अवधारणा स्तर के शरीर आंदोलन के साथ संयुक्त, यह शरीर आंदोलन तलवारबाजी के साथ सहज रूप से एकीकृत है और समन्वय अत्यंत सामंजस्यपूर्ण है। इस तरह प्रदर्शित शक्ति और भी भयानक है। इसके अलावा 9 लेयर थंडर ब्लेड की शक्ति उत्पादक तकनीक का पहला स्तर पूरे शरीर को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे गति, जो वांग यी की तात्कालिक गति को 40% तक बढ़ा देता है। जिस गति से वे जंगली सांड उसकी ओर दौड़े, वह उतनी तेज नहीं थी जितनी गति से वह उन्हें मार रहा था। एक तरफा नरसंहार। यदि वांग यी ने जानबूझकर खुद को संयमित नहीं किया होता और अपनी निकासी की गति धीमी नहीं की होती, तो वह इन जंगली मवेशियों को और भी तेजी से मार देता। 100 प्राथमिक पशु सामान्य स्तर के बैल भी वांग यी को थोड़ा दबाव महसूस नहीं करा सके। सभी 100 जंगली सांडों को मारने में 2 मिनट और 11 सेकंड लगे। तुमने बी लेवल परीक्षा पास कर ली। बधाई हो, छात्र वांग यी। एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज मानो किसी देवता की पूरे घास के मैदान में गूंज उठी। आपने पहला चरण बी परीक्षण पूरा कर लिया है। अगला चरण सी परीक्षण है। लक्ष्य 50 मिनट के भीतर 200 जंगली सांडों को मारना है। इन 200 जंगली सांड राक्षसों में 190 प्राथमिक जानवर जनरल और 10 मध्यवर्ती जानवर जनरल हैं। शुभकामनाएं। तैयारी के लिए 1 मिनट। उल्टी गिनती शुरू। 59, 58। जब समय आया तो वांग यी के सामने ही ऊंचे ऊंचे बैलों का एक बड़ा समूह फिर से प्रकट हुआ। कुल मिलाकर 200 छोटे छोटे टैंक जैसे राक्षस थे और उनमें से 10 तो और भी ऊंचे थे और उनके सींग आग जैसे लाल थे। मुंह धरती हिला देने वाली दहाड़ के बीच 200 जंगली बैल एक साथ वांग यी की ओर दौड़े। वांग यी ने भी अपनी दोनों तलवारें कसकर पकड़ ली। उसकी नजरें सामने खड़े 10 विशालकाय लाल बैलों पर टिकी थीं। पहले इन 10 को मार डालो। वांग यी का दिमाग बिजली की तरह तेज था और अगले ही पल दोनों पक्ष संपर्क में थे। परीक्षण स्थल के बाहर यांग हुई परीक्षण टॉवर के प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा था। जल्द ही उसने देखा कि मुख्य द्वार पर वांग यी के काले पत्थर के स्तंभ पर खुदे हुए अंक बदल गए थे। ट्रायल टॉवर का स्तर 1 से बढ़कर 1.3 हो गया। इतनी जल्दी? यांग हुई थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लगता है ये बच्चा काफी काबिल है। इसने इतनी जल्दी ए लेवल की परीक्षा पास कर ली। हालांकि मुझे लगता है कि यही सीमा है। बी लेवल परीक्षा पास करना इतना आसान नहीं है। कई अनुभवी खिलाड़ी हैं जो 1 साल से प्रशिक्षण शिविर में हैं और अभी भी पहले स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि यांग हुई वांग यी की स्तर पास करने की गति से थोड़ा हैरान थे, फिर भी उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद नहीं थी कि वांग यी अगला स्तर पास कर पाएंगे। आखिरकार मूल उपन्यास में लुओ फैंग के शरीर की गति कौशल सही स्तर पर पहुंच गई थी और उन्होंने 2.8 गुना बल के साथ 9 परत थंडर ब्लेड के तीसरे स्तर में महारत हासिल की थी, इसलिए वह पहले स्तर बी परीक्षण को पास करने के लिए भाग्यशाली थे। उनके पास जो जानकारी थी उसके अनुसार वांग यी की सबसे मजबूत बात यह थी कि उनकी शारीरिक फिटनेस में तेजी से सुधार हुआ। जहां तक उनके शरीर की गतिविधियों का सवाल है, तो वे केवल सूक्ष्म स्तर पर ही लग रही थी। प्रथम स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत दुर्लभ है। कुछ ही समय बाद यांग हुई ने वांग यी के ट्रायल टॉवर की काली नक्काशी को 1.3 से 1.6 में बदलते देखा। यह सचमुच पास हो गया। यांग हुई थोड़ा हैरान हुई। वांग यी के बारे में उनकी समझ के आधार पर उनके लिए स्तर बी परीक्षा उत्तीर्ण करना लगभग असंभव है। यह सामान्य है क्योंकि वांग यी ने समीक्षा के दौरान अपनी असली ताकत नहीं दिखाई। उसने ऊंचे ट्रायल टावर की तरफ देखा। चूंकि उसने बी लेवल की परीक्षा पास कर ली है, तो उसे जल्द ही बाहर आ जाना चाहिए। सी लेवल की परीक्षा इतनी कठिन है कि कोई नया व्यक्ति उसे कैसे पास कर सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, यांग हुई को महसूस हुआ कि उसकी गर्दन में लगभग दर्द हो रहा है। लेकिन वांग यी अभी भी बाहर नहीं आया। बहुत खूब। ट्रायल टॉवर की दूसरी मंजिल पर वांग यी आराम से रेगिस्तान में टहल रहा था और बिच्छू राक्षसों के एक समूह के साथ जमकर लड़ रहा था। अपने युद्ध अनुभव को बेहतर बनाने के लिए वांग यी ने बिच्छुओं के समूह को मारने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि धीरे धीरे युद्ध में लाभ और हानि का अनुभव किया। आखिरकार, हालांकि साइन इन पैनल उसे कलात्मक अवधारणा दे सकता है, लेकिन यह सीधे उसके युद्ध अनुभव में सुधार नहीं कर सकता है।
और ये सब वांग यी को स्वयं ही एकत्रित करना होगा। पफ पफ, स्विश स्विश। हवा में तेजी से हो रही हलचल और हमलों की आवाजें उजाड़ रेगिस्तान में एक के बाद एक सुनाई दे रही थीं। परीक्षण टॉवर के दूसरे चरण का परीक्षण कार्य 10 मिनट के भीतर 50 प्राथमिक जानवर सामान्य स्तर बख्तरबंद बिच्छुओं को मारना है। बख्तरबंद बिच्छू आकार में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, इसलिए उनमें से 10 या 20 से अधिक एक ही समय में मनुष्यों पर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा वे अजीब तरीके से चकमा देते हैं और उनसे निपटना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए इस दूसरे स्तर की कठिनाई पहले की तुलना में कई गुना अधिक कठिन है। यहां तक कि वांग यी, जो बाहर से निश्चिंत दिखते हैं, वास्तव में बहुत सतर्क हैं। अब लगभग समय हो गया है। दूसरे स्तर के परीक्षण स्थान में प्रवेश करने के लगभग 5 मिनट बाद वांग यी को लगा कि वह काफी संयमित हो चुका है, इसलिए उसने चकमा देना बंद कर दिया और चाकू लेकर आक्रामक बख्तरबंद बिच्छुओं के समूह की ओर दौड़ा। हर बिच्छू का कवच गहरे लाल रंग का होता है और उसकी लंबी नुकीली पूंछ गहरे काले रंग की होती है। जब भी वे पास आते हैं, उनकी नुकीली पूंछ बिजली की तरह चुभती है, जिससे बचाव करना नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा बख्तरबंद बिच्छू रेत में आसानी से घुसकर चल सकते हैं और उनकी गति रेत पर चलने से भी कम नहीं होती। जब वे अचानक हमला करने के लिए प्रकट होते हैं, तो वे भूत जैसे होते हैं। अगर आप सावधान नहीं रहे, तो आपकी जान जा सकती है। वांग यी ने अपना दाहिना पैर रेत पर जोर से पटका। जमीन जोर से फटी और धूल उड़ गई। एक बख्तरबंद बिच्छू की दर्दनाक फुफकार हल्की सी सुनाई दे रही थी। साफ था कि एक बख्तरबंद बिच्छू जमीन से चुपके से निकल आया था और वांग यी पर हमला करना चाहता था, लेकिन वांग यी ने उसे देख लिया। इस लात के बल से वांग यी का शरीर तोप के गोले की तरह एक दिशा में कई बख्तरबंद बिच्छुओं की ओर उड़ गया।